नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आज हम क्लास 12th का जो हमारा सत्ता के नए केंद्र चैप्टर है, इसका हम पार्ट सेकंड करने वाले हैं। पार्ट 1 मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको दूसरा पार्ट जो है ये आसान लगे। ठीक है, ये हमारा न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने अपना न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ठीक है, ताकि आप चैनल से जुड़ जाएं और आपको जो आपका कोर्स है वो आपका जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये हम CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसको अन्य बोर्ड भी देख सकते हैं, जैसे CBSE, RBSE, UPSC। ठीक है, ये सभी देख सकते हैं। जहाँ भी NCERT फॉलो होता है वो सभी बोर्ड वाले छात्र इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है सत्ता के नए केंद्र। इस साल इसका नाम जो है रखा गया है सत्ता के समकालीन केंद्र। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, नाम का खेल है, बाकी चैप्टर एक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना पार्ट सेकंड, सत्ता के नए केंद्र। और आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो और आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। ठीक है, दोनों का जो यूजर नेम है वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आप इंस्टाग्राम पर मेरा यूजर नेम सर्च करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आप मुझे वहाँ फॉलो कर लेना और आपका कोई सवाल हो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो पहले आप ये जान लो कि आपका जो बुक फर्स्ट है, यानी समकालीन विश्व राजनीति वाला जो बुक है, इसके अंदर आपके कितने चैप्टर हैं? तो इसमें आपके टोटल 7 चैप्टर आपको पढ़ने हैं इस साल। ठीक है, तो जिसमें आपका जो पहला चैप्टर था, दो ध्रुवता का अंत, ये हमने आपको करा रखा है, तो आप इसको पहले पढ़ लें। ठीक है, ये हमने करा रखा है। जो हमारा पार्ट, ये जो हमारा था पार्ट फर्स्ट, यानी पहला जो पार्ट था, ये जो चैप्टर हमारा सत्ता के नए केंद्र, इसका पार्ट फर्स्ट था जिसमें मैंने आपको कराया था संगठन। ठीक है, जिसमें मैंने आपको यूरोपीय संघ बताया था, आसियान, सार्क, ब्रिक्स, ये सभी आपको मैंने करा दिए हैं। ठीक है, तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं, उसमें आपको विस्तार से मैंने इस बारे में बताया है। ठीक है, तो आज हम राष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे। यानी जब विश्व एक ध्रुवीय हो गया तब कुछ संगठन और कुछ राष्ट्र ऐसे प्रभावशाली बनकर सामने आए जो अमेरिका के एक ध्रुवीयता को टक्कर दे सकते हैं। तो संगठन किस प्रकार टक्कर दे सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब आप जान लो कि राष्ट्र जो है ये किस प्रकार अमेरिका के वर्चस्व को सीमित कर सकते हैं, उसको टक्कर दे सकते हैं। ठीक है, तो बारी बारी हम पढ़ेंगे। पहले हम चीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बारी बारी हम अपना वो टॉपिक लेके चलेंगे। तो ये हमारा पार्ट सेकंड है जिसमें हम राष्ट्र को करेंगे, और ये हम जब कर लेंगे, राष्ट्र को पूरा समझ लेंगे अच्छी तरह से, तो हमारा जो ये चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। और ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ईजी है, आपको बस समझना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है, यानी फर्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा चीन। पहले हम चीन के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ते चलेंगे और सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले चीन के बारे में देखते हैं। चीन क्या है? देखो, चीन जो है भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, चीन जो है भारत का पड़ोसी देश। मान लो ये मैप है, और ये मैप में जो इस साइड का हिस्सा है, ये मान लो मैप है, ये पूरा इस साइड का ये चीन जो है ये पूरा भारत के करीब का है। ठीक है, तो ये देखो, तो चीन विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। जो जनसंख्या है वो चीन में सबसे अधिक है। ठीक है, 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। 1962 में जो है भारत और चीन का आपस में एक युद्ध हुआ था, लेकिन उससे पहले एक पंचशील समझौता हुआ था। उसमें 5 बातें थी। उन 5 बातों में एक बात ये भी था कि एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण ना करना, लेकिन चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और 1962 में युद्ध हो गया। ठीक है, जिसमें भारत की हार हो गई। ठीक है, भारत की हार हो गई। भारत और चीन के संबंध कई बार तनावपूर्ण भी रहे हैं। ठीक है, तनावपूर्ण इन दोनों के बीच संबंध रहा है। भारत और चीन के बीच व्यापार बड़े स्तर पर होता है, यानी इन दोनों के बीच जो व्यापार होता है वो बहुत ही बड़े स्तर पे होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं कि चीन की जो अर्थव्यवस्था थी उसका उत्थान कैसे हो गया, उसका बढ़ कैसे गया वो देखो। तो वर्तमान समय में चीन जितना विकसित है, यह सब इसके आर्थिक नीतियों के कारण हुआ है। देखो, आज चीन जो है जितना भी विकसित है ना, वो सभी इसके आर्थिक कारक की वजह से हुआ है। यानी ये पूंजीवादी विचारधारा को भी मानता है, और इस ये जो चीन है इसमें
पूंजी को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, पूंजी को अधिक महत्व दिया जाता है। तो आर्थिक रूप से ही, आर्थिक नीतियों के कारण ही ये बहुत ही प्रभावशाली हुआ। कौन? चीन। ठीक है, तो 1978 में चीन ने मुक्त द्वार की नीति को अपनाई। मुक्त द्वार में यह था कि सब कुछ खोल दो, हर खिड़की को खोल दो और व्यापार होगा। ठीक है, ये था। तो ओपन डोर थी एक तरह से, विश्व व्यापार को शामिल किया। ठीक है, विश्व के व्यापार इनके साथ होने लग गए। मुक्त द्वार की नीति डेंग सियाओपिंग के द्वारा अपनाई गई। ठीक है, इसके द्वारा अपनाई गई। आप नाम याद रख सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप जान लेते हैं चीन के बारे में और कुछ भी बातें थी। इसके बाद चीन का आर्थिक विकास तेजी से होने लगा। चीन का जो आर्थिक विकास था वो बहुत ही तेजी से होने लगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है, अभी कल्पना की जा रही है कि सन 2040 तक अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा ये चीन। इसलिए इसको एक महाशक्ति कहते हैं। किसको? चीन को, क्योंकि चीन इतना प्रभावशाली हो चुका है, वो अमेरिका के वर्चस्व को कायम कर सकता है। ठीक है, इस कारण चीन का प्रभाव विश्व भर में बढ़ता जा रहा है। पूरे विश्व में जो चीन का प्रभाव है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। 1950 के दशक में चीन कैसा था वो देखो। 1950 के दशक में चीन कैसा था देखो। चीनी क्रांति जो है वो सन 1949 में हुई। यह क्रांति माओ के नेतृत्व में हुई थी। यह साम्यवाद को अपनाया गया था। ये जो क्रांति हुई थी इसमें साम्यवाद को अधिक महत्व दिया गया था। ठीक है, चीन आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ देश था उस समय। कब? 1950 में। 1950 में चीन जो है वो बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था, कमजोर था। चीन पूंजीवादी दुनिया से रिश्ते तोड़कर साम्यवादी बन गया था। ठीक है, चीन जो है पूंजीवादियों से रिश्ता तोड़ दिया और साम्यवादी बन चुका था। कब? 1950 में। ठीक है, ऐसे में चीन के पास अपने संसाधनों के अलावा, गुजारा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। यानी चीन के पास जितने भी संसाधन हैं उनसे ही चीन अपना गुजारा करता था। कब? 1950 के दशक में। दशक का मतलब होता है 1950 से 60 तक का जो समय होता है उसी को दशक कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। चीन जो है खेती से पूंजी निकालकर उद्योग लगाता था। कब? 1950 में। 1950 में आप देख लो कि चीन कितना कमजोर था, आर्थिक रूप से कितना कमजोर था। वो खेती करके पैसा निकालता था और उद्योग लगाता था। सोचो, इतना कमजोर था चीन, लेकिन अब बहुत पावरफुल हो गया। चीन के पास विदेशी मुद्रा की कमी नहीं थी। उस समय तो कमी थी, लेकिन अभी कोई कमी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब कि उस समय कमी थी 1950 में, लेकिन अभी कोई कमी नहीं। ठीक है, इसलिए बाहर से आयात होने वाले सामान धीरे धीरे चीन ने घरेलू स्तर पर बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, चीन में रोजगार की स्थिति अच्छी थी। अर्थव्यवस्था 5 से 6% की दर से विकास भी कर रही थी, लेकिन चीन की जो जनसंख्या थी वो बहुत ही तेजी से उस समय बढ़ रही थी, बहुत तेजी से। ठीक है, जिसके कारण चीन को नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, तो आज चलते हैं आगे। अब जान लेते हैं 1973 में चाओ एन लाई ने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव दिया। ठीक है, देखो, कृषि का प्रस्ताव दिया, उद्योग का दिया, सेना का दिया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दिया। ठीक है, इसका जो विचार था ये दिया था चाओ एन लाई ने। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब जानते हैं थोड़ा सा आगे। देखो, 1978 में डेंग सियाओपिंग ने मुक्त द्वार की नीति अपनाई थी। उसके बाद चीन तेजी से विकास करने लगा। जब ये नीति अपनाई गई 1978 में, उसके बाद ही चीन जो है बहुत ही विस्तारित हो पाया और बहुत ज्यादा तेज हो पाया। ठीक है, चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया था। ठीक है, शॉक थेरेपी जो था वो पूंजीवादी मॉडल था, उसको चीन ने नहीं अपनाया, बल्कि अपना अर्थव्यवस्था जो था, उसकी चीन की जो अर्थव्यवस्था थी उसको चरणबद्ध ढंग से खोला। ठीक है, 1982 में खेती का निजीकरण हुआ और 1998 में उद्योगों का निजीकरण हुआ। ठीक है, आप ध्यान रखो। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। विश्व व्यापार का एक संगठन था, उसमें चीन सन 2001 में शामिल हो गया। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखो,
अब हम जान लेते हैं भारत और चीन के संबंधों पर चर्चा करते हैं। यानी भारत और चीन के बीच जो संबंध है वो किस प्रकार के हैं, देखो आप। तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बहुत प्रसिद्ध था, ठीक है। चीन भारत का 1962 में युद्ध हुआ जिसमें भारत हार गया, ठीक है। सीमा विवाद जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में चीन ने तिब्बत पर जो तिब्बत था उसको हड़प लिया, ठीक है। ये भी एक प्रमुख कारण था युद्ध का। दलाई लामा ने भारत में शरण मांगी, पंचशील समझौता हो गया, ठीक है। यानी भारत और चीन के बीच इतने सब कारण थे, उसके बाद एक पंचशील समझौता हो गया, लेकिन फिर जाके इन लोग का वापस युद्ध हो गया 1962 में, ठीक है। चलते हैं आगे। अब जानते हैं ये जो मैं आपको बोल रहा था ना पंचशील, ये पंचशील समझौता एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आप इसको नोट डाउन कर लो, ये पेपर में बहुत आता है। आप इसको बिल्कुल ध्यान रखें, याद रखें, एकदम लिख ले, अच्छे से करें, ठीक है, ताकि आपको पता चले। तो पंचशील समझौता में क्या है, देखो पंचशील नाम से ही पता चलता है कि पंचशील यानी पांचों बात, यानी उसमें 5 बातें मुख्य थी। देखो, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता का सम्मान करना, ये जो है ये था प्रमुख उसमें बात। पंचशील में जो है 5 मुख्य बातें थी, ठीक है। एक दूसरे के या एक दूसरे के विरुद्ध या एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, ये तीसरा बात था। चौथा जो था एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल ना देना, समानता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, शांतिपूर्ण जो है हम लोग के बीच शामिल करना, एक तरह से अपनाना, चीन और भारत के बीच शांति का माहौल पैदा करना, ठीक है। तो ये 5 बातें थी। आप इस 5 बातों को रट लो, याद कर लो, यूं का यूं आप पेपर में जाके लिख सकते हो, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, ये बिल्कुल सही है। आप इसको याद रख लें और लिख लें, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इजराइल। अब इजराइल जो है ये अमेरिका के वर्चस्व को कैसे कायम कर सकता है, कैसे अमेरिका के वर्चस्व को तोड़ सकता है, ये हम जानते हैं इजराइल के बारे में, ठीक है। तो चलते हैं इजराइल में। तो देखो इजराइल जो है वो बहुत ही ऐसा चीज है जो आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजी। देखो विश्व मानचित्र में एक बिंदु के समकक्ष प्रतिबिंबित इजराइल अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, रक्षा तथा गुप्तचर मामलों में 21वीं शताब्दी के विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उदित हुआ, ठीक है। कब हुआ, 21वीं शताब्दी में, यानी अभी बहुत ही प्रभावशाली हुआ। कौन, इजराइल, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो देखो पश्चिम एशियाई देशों की ज्वलंत राजनीति के मध्य स्थित इजराइल अपनी अदम्य क्षमता, रक्षा कौशल, तकनीकी नवाचार, औद्योगिकीकरण तथा कृषि विकास के कारण वैश्विक राजनीतिक क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। प्रतिकूलता के विरुद्ध निरंतरता के सिद्धांत से मार्गदर्शित एक छोटा यहूदी राष्ट्र अर्थात इजराइल, ठीक है, सामान्य रूप से समकालीन वैश्विक राजनीति में तथा विशिष्ट रूप में अरब प्रभुत्वशील पश्चिम एशियाई राजनीति में एक विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करता है। कौन, इजराइल। उसके पास सब कुछ है, कौशल उसका सही है, तकनीक है, ठीक है, ऊंचाइयों तक छू रहा है अपनी राजनीतिक क्षेत्र को, ठीक है। इजराइल बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है, तो ये आप समझो, ठीक है। चलते हैं आगे। इजराइल का छोटा टॉपिक था, आपको बिल्कुल आसान से समझ में आया होगा। देखो अब हमारा अगला टॉपिक है भारत। आपने चीन के बारे में पढ़ लिया, अब हमारा अगला टॉपिक है भारत। भारत भी एक ऐसा देश है जो अमेरिका के वर्चस्व को कायम कर सकता है, सीमित कर सकता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो अब ये जान लो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक था ये अगला। देखो 21वीं शताब्दी, ठीक है, 21वीं शताब्दी में भारत और एक उदयमान वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है, एक बहुआयामी दृष्टिकोण से, ठीक है। नजरिया जो है वो बहुआयामी है, बहुत सारे उसमें आयाम है, ठीक है, बहुत सारी बातें हैं। तो विश्व भारत की शक्ति तथा उसके उदय का अनुभव कर रहा है, ठीक है। लगभग 135 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। चलते हैं आगे। आर्थिक परिप्रेक्ष्य से 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर
की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य एक विशाल प्रतिस्पर्धी व्यापार केंद्र तथा संपूर्ण विश्व में 2000 मिलियन भारतीय प्रवासियों के साथ भारत की प्राचीन समावेशी संस्कृति भारत को 21वीं शताब्दी में शक्ति के एक नए केंद्र के रूप में विशिष्ट अर्थ तथा महत्व प्रदान करती है। जो भारत है उसका जो पावर है वो थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। कब? 21वीं शताब्दी में। अब ऐसा लगता है कि भारत जो है वो अमेरिका को टक्कर दे सकता है, इसलिए जो है राष्ट्र के अंदर भारत का नाम लिया जाता है। महाशक्ति के रूप में भारत भी एक है। ठीक है, आप इसको भी एक विशाल एक तरह समझो, एक अच्छा समझो। ठीक है, तो चलते हैं आगे। सामरिक दृष्टिकोण से भारत की सैन्य शक्ति परमाणु तकनीक के साथ आत्मनिर्भर बनाती है। यानी भारत का जो सैन्य शक्ति है ये बहुत ही अच्छा है, ये आत्मनिर्भर है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। ठीक है, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में मेक इन इंडिया योजना चलाता है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बना सकती है। ये सभी परिवर्तन वर्तमान विश्व में भारत को शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हमारा अगला टॉपिक है जापान। इसमें आप जापान के बारे में पढ़ोगे बिल्कुल विस्तार से। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो हमारा अगला टॉपिक शुरू हो रहा है जापान। तो देखो जापान में क्या है। देखो, जापान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। जापान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। ठीक है, जापान की राजधानी जो है वो है टोक्यो। ठीक है, आप याद रखो जापान की राजधानी है टोक्यो। इस देश का काफी बड़ा हिस्सा पहाड़ी है। इस देश में जो है ना बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पहाड़ी इलाका है। यहाँ 200 से अधिक ज्वालामुखी हैं। यहाँ पे 200 से अधिक ज्वालामुखी है, पहाड़ वाला इलाका है। ठीक है, इसका जो राजधानी है वो टोक्यो है। तो जापान में बहुत अधिक भूकंप आते हैं। जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। ठीक है, जापान के निकटतम पड़ोसी देशों में कोरिया एवं रूस है। कोरिया जो है और रूस है, ये इसका पड़ोसी देश है। किसका? जापान का। यह देश टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे अधिक विकसित है। इस देश में टेक्नोलॉजी सबसे अधिक है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आप टॉपिक को समझो, गहराई से समझो। ठीक है, उसके अंदर क्या है वो आप समझ लोगे तो आपको चैप्टर बिल्कुल इजी लगेगा। इसमें बस यही समझना है कि जितने भी देश है ना वो अमेरिका को टक्कर क्यों दे सकते हैं, उनके पास ऐसा क्या है, वही आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखो विश्व की अधिकतर विनिर्माण इकाइयां जापान में स्थापित है। ठीक है, एशिया के देशों में अकेला जापान ही समूह 7 देशों में शामिल है। एशिया। ठीक है, जापान संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, के बजट जो है ना वो 10% का योगदान करता है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो जापान के लिए अपना 10% देता है। ठीक है, सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा आदि प्रसिद्ध जापानी ब्रांड है। जापान में ये सभी ब्रांड चलते हैं। ठीक है, आप ये ध्यान रखो। तो चलते हैं आगे। अब हमारा अगला टॉपिक है रूस। रूस को हम रसिया भी कहते हैं। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप रूस को समझ लो, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना रूस का टॉपिक। और ये टॉपिक जो इसको आप ऊपर ऊपर से समझोगे और थोड़ी उसकी गहराई पे झलक करोगे ना तो आपको बिल्कुल ईजी लगेगा ये। ठीक है, तो देखो 1990 के प्रारंभ में यानी 1990 शुरू हो गया। उसी समय सोवियत संघ के विघटन के पश्चात, सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तब रूस जो है वो हुआ आजाद। ठीक है, सोवियत समाजवादी संघ गणराज्य USSR, जिसे हम सोवियत संघ भी कहते हैं, के सबसे सशक्त उत्तराधिकारी के रूप में रूस जो है वो बहुत ही उद्धित है। बहुत मतलब रूस एक प्रमुख था। ठीक है, तो देखो रूस के पास खनिजों, प्राकृतिक संसाधनों तथा गैसों का अपार भंडार है, बहुत ज्यादा भंडार है। ठीक है, जो इसे वैश्विक पटल पर एक शक्तिशाली राज्य बनाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त आधुनिक हथियार के विशाल भंडार के साथ रूस एक परमाणु शक्ति संपन्न राज्य है। इसके पास परमाणु हथियार सबसे ज्यादा है। ठीक है, रूस जो है वो सोवियत संघ में शामिल था,
यानी 15 गणराज्यों से बन रखा था सोवियत संघ। तो 15 गणराज्यों में से एक गणराज्य जो था वो था रूस। ठीक है, रूस था प्रमुख। तो देखो, रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा जो परिषद था, सुरक्षा परिषद आपको पता ही होगा, जिसे P5 भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें 5 थे स्थायी और 10 अस्थायी का एक स्थायी सदस्य भी है। ठीक है, सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य है जिसका नाम है रूस। ठीक है, रूस जो है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन गया। अब संख्या जो है स्थायी परिषद, सुरक्षा परिषद का जो स्थायी सदस्य है उसकी संख्या जो है वो 5 है। ठीक है, जब रूस शामिल हो गया तो संख्या जो है 5 हो गई। अब हमारा अगला टॉपिक है दक्षिण कोरिया। ठीक है, जिसे हम साउथ कोरिया भी कहते हैं। दक्षिण मतलब साउथ और कोरिया मतलब देश। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ये हमारा नेक्स्ट और न्यू टॉपिक है, इसको आप समझ लो। तो देखो, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, दक्षिण यानी साउथ और उत्तर क्या, उत्तर यानी वो। ठीक है, तो मतलब दोनों जो दिशा है, ठीक है, दोनों को 38वें समांतर रेखा द्वारा विभाजित किया गया है। ठीक है, वर्ष 1950 से 53 के दौरान कोरिया युद्ध और शीत युद्ध काल के यानी दोनों समय ने दोनों पक्षों के बीच प्रतिद्वंदिता को तेज कर दिया। दोनों के बीच जो है प्रतिद्वंदिता तेज कर दिया। 1991 में दोनों कोरिया यानी शीत युद्ध और ये देखो, ये उत्तर और दक्षिण दोनों कोरिया एशिया में सत्ता के केंद्र के रूप में देखा जाने लगा। ठीक है, क्यों देखा जाने लगा? क्योंकि इन दोनों के पास बहुत चीजें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो, दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है सियोल है। ठीक है, क्या राजधानी है? सियोल है। ठीक है, दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम जो है वो वोन है। वोन जो है वो दक्षिण कोरिया का मुद्रा है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो देखो, दक्षिण कोरिया एक विकसित देश है। सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर यह विश्व की 13वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में इसका 13वें नंबर पर नाम आता है। किसका? दक्षिण कोरिया का। दक्षिण कोरिया प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी यानी तकनीक स्तर पर काफी विकसित है। ठीक है, LG, सैमसंग, ये सभी जितने भी ब्रांड आपके सामने मैंने लिखे हैं, ये सभी जो है ये दक्षिण कोरिया के हैं। ठीक है, आप इन सब ब्रांड को याद रख सकते हो। सैमसंग एक इसका ही ब्रांड है। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट सेकंड। ठीक है, इसमें मैंने आपको राष्ट्र करवा दिए, यानी ये जितने भी राष्ट्र थे यानी जितने भी देश थे जो अमेरिका को टक्कर दे सकते थे, एक ध्रुवीयता को तोड़ सकते थे, ये मैंने आपको करा दिए हैं। इसको आप समझ लोगे तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल इजी लगेगा। इस प्रकार ये जो चैप्टर था हमारा ये खत्म हो गया। पार्ट 1 में मैंने आपको संगठन करा दिए, पार्ट सेकंड में मैंने आपको देश करा दिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, और ये जो आप इसका MCQ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे शॉर्ट वीडियो होगा, आप शॉर्ट वीडियो को देख सकते हो। उसमें हम MCQ क्वेश्चन करवाते हैं और इसका जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपके CBSE बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, वो सभी आपको इस चैनल पर जल्द ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट सेकंड। हमारे चैनल का नाम है NCERT स्टडी पॉइंट। हमारे चैनल का लोगो ये है। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल से जुड़े नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और कुछ भी आपको पूछना हो आपको तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तो हमने पार्ट सेकंड समझ लिया। अब इसका जो MCQ क्वेश्चन बनता है वो आप हमारे शॉर्ट वीडियो पे देख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट वीडियो पे हम MCQ क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, ये जो हमारा लॉन्ग वीडियो होता है इसमें आपको चैप्टर पढ़ाते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं जो आपका CBSE बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, और जो आपका कार्टून है वो आपको हम करवा देंगे जल्दी, और आपका जो मैप है वो हम आपको जल्दी इसमें करवा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर जो हमारा है समकालीन दक्षिण एशिया। उसमें मैं आपको इजी एक्सप्लेनेशन से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल विस्तारित अच्छे से विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।